300 से ज्यादा कोर्ट केसेस सिर्फ स्पोर्ट्स फेडरेशंस के खिलाफ। और सोचो, जब एथलीट्स मेहनत कर रहे होते हैं तब उनके स्पोर्ट्स फेडरेशंस कोर्ट रूम में घसीटे जा रहे होते हैं। इसी के चलते नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2007 से लेकर अब तक एक स्पोर्ट्स रेगुलेटर की जरूरत महसूस हुई है। तो अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का एम यही है, क्लियर रूल्स, फेयर इलेक्शंस और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी लाना। और हाँ, 2036 में ओलंपिक्स के और T20 क्रिकेट के 2028 LA ओलंपिक्स में एंट्री के चलते अकाउंटेबिलिटी तो जरूरी है, राइट? तो इसी के चलते अब देखते हैं कि क्या ये बिल एक गेम चेंजर बनता है नेशनल स्पोर्ट्स के फील्ड में। देखते हैं। मेरा नाम है अक्षिता सोनी और आपका अपने चैनल योर लॉर्डशिप्स पर स्वागत है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का बेसिकली एम यही है कि ये लिटिगेशन इश्यूज को हैंडल करेगा, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा और एथलीट्स के वेलफेयर को प्रमोट करने की कोशिश करेगा थ्रू ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स। इस बिल की जरूरत क्या थी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 300 से ज्यादा लीगल केसेस चल रहे हैं स्पोर्ट्स फेडरेशंस के खिलाफ और गवर्नेंस और इलेक्शन डिस्प्यूट्स में भी ये काफी टाइम से फंसे हुए हैं। लॉन्ग इलेक्शन डिस्प्यूट्स भी हैं और गवर्नेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी हैं। इसी के चलते इस बिल को लेकर आया है ताकि इन इलेक्शन डिस्प्यूट्स को और गवर्नेंस रिलेटेड क्लेम्स को सॉल्व किया जाए। अब अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स कितनी है? करीब 10 प्रकार की प्रॉब्लम गिना दी है, जैसे कि फ्रीक्वेंट लिटिगेशंस हो रही है, डिस्प्यूट फोरम्स ही नहीं है कि कहां अप्लाई करें, कहां अपील करें, वीक एथलीट रिप्रेजेंटेशन, जेंडर इम्बैलेंस है, इनकंसिस्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ओपेसिटी, कोई ग्रीवियंस मैकेनिज्म नहीं है कि किसको कंप्लेंट किया जाए, कोर्ट में डिले हो रहे हैं, लगातार केसेस चलते आ रहे हैं, डेट पे डेट मिल रही है लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से कोई सेफ स्पोर्ट का रिकॉग्निशन नहीं है और वीक इन्फोर्समेंट ऑफ कोर्ट्स, जो भी ऑलरेडी कोर्ट्स बनाए हुए हैं, जो भी ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं, उनका इन्फोर्समेंट भी नहीं हो रहा, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा। इसी के चलते इस बिल को लाया गया और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को एक प्रपोजल दिया गया है कि इस इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है 2 टियर गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पहले लेवल पे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है या नेशनल स्पोर्ट्स रेगुलेटर है, जो बेसिकली बजट एलोकेट करेगा, परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को बनाएगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स बॉडीज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। सेकेंडली, एक स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल भी बनाया जाएगा जो आपके डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा, ग्रीवियंसेस सुनेगा और अपील भी की जा सकती है। नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल एक एक्सक्लूसिव फोरम होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए। अब आपको कोर्ट में डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट का इंटरवेंशन खत्म कर दिया गया है और स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल के पास आप डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं। इट विल हियर डिस्प्यूट्स फ्रॉम एथलीट्स, फेडरेशंस एंड सिलेक्शन इश्यूज। इस ट्राइब्यूनल से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। The tribunal is intended to bring uniformity and transparency and speedy and expert redressal। क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट के केसेस में डिले होता है, इसलिए स्पोर्ट्स के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल बना दिया है ताकि सारी ग्रीवियंसेस डायरेक्टली हैंडल की जाए। बियॉन्ड दीज न्यू बॉडीज, इन बॉडीज के अलावा भी इस बिल ने मैंडेट किया है जैसे कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जाएगी, जैसे नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी बिल ने प्रपोज किया है इन दोनों बॉडीज के अलावा। अब देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। ये रिकॉग्नाइज करेगी या सस्पेंड कर सकती है ऐसे फेडरेशंस को, गवर्नेंस और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स बनाएगी, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी, फेयर इलेक्शंस को देखेगी और बेसिकली एक एथिकल वॉचडॉग होगी। इनकी पावर्स क्या है? रिकॉग्निशन ग्रांट भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं, वेलफेयर ऑफ एथलीट के बारे में सोचेंगे, इंक्वायरीज करेंगे। कॉम्पोजिशन, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? एक चेयरपर्सन होंगे और कुछ मेंबर्स होंगे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी वाया सिलेक्शन कमेटी। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल।
ये एक्सक्लूसिव फोरम होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए एक स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल बनाया गया है। इनका बेसिकली काम क्या है, ये इलेक्शंस देखेंगे, सिलेक्शंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस देखेंगे। इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी और जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं वो अब ट्राइब्यूनल के केसेस हैंडल नहीं करेंगे। सिविल कोर्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब सिविल कोर्ट्स के पास कोई भी पिटीशन नहीं जाएगी। ऑल पेंडिंग सिविल केसेस आर ट्रांसफर टू द ट्राइब्यूनल। लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स बताए हैं कि अगर ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो इंटरनेशनल गेम्स के दौरान हुए हैं या एंटी डोपिंग केसेस हैं या ऐसे मैटर्स जो इंटरनेशनल फेडरेशन से डील करते हैं, उसके ऊपर इस नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इस फ्रेमवर्क को बैलेंस करने के लिए किस तरीके से बनाया गया है, जैसे बीसीसीआई। बीसीसीआई कौन है? एक ऑटोनोमस बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पहले भी कई बार ये जुडिशियल ओवरव्यू में आई हैं, लेकिन बीसीसीआई को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है आर्टिकल 12 के अंदर। इसीलिए बीसीसीआई को रिकॉग्निशन चाहिए होगा अब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से। जी हाँ, बीसीसीआई को अब रिकॉग्निशन चाहिए होगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से। Disputes will be referred to National Sports Tribunal also and it will come under the purview of Right to Information Act। तो अब Right to Information Act के अंदर भी आएगी। इनके जितने भी disputes है वो National Sports Tribunal के पास जाएंगे। लेकिन अभी भी BCCI एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पर्सन ग्रीवियंस है जिसको बीसीसीआई से, तो वो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल में पिटीशन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, इस बिल के अंदर एथलीट सेंट्रिक पॉलिसीज बनाई गई है, ताकि जैसे हमने प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया कि जेंडर इम्बैलेंस है, एथलीट्स के न्यूट्रिशन पे, एथलीट्स के रिकॉग्निशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए एथलीट सेंट्रिक पॉलिसीज बनाई गई है। फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथलीट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, सेफगार्डिंग एथलीट राइट्स, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस हो सके एंड डोपिंग और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए इस बिल के अंदर कुछ मेजर्स लाए गए हैं। जैसे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी जिसमें एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जिनके आउटस्टैंडिंग मेरिट्स होंगी, जिनका फोकस जो है वो एथलीट के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए होगा। तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी जिसमें 2 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। 2 मेंबर्स शैल बी फ्रॉम एथलीट्स कमेटी। अब एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक एथलीट्स कमेटी है। ऑफिस बेयरर्स जो है वो बेसिकली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होल्ड कर सकते हैं। जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो कितने टर्म्स होल्ड कर सकते हैं? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 1 टर्म, दैट मींस 3 साल का एक टर्म, फिर 3 साल, फिर 3 साल, इसके बीच में 1-1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी देना होगा। अपर एज कैप को रेस कर दिया है। पहले मैक्सिमम 70 इयर्स तक ही आप ऑफिस बेयरर बन सकते थे, लेकिन अब 70 से लेकर 75 इयर्स तक एज गैप इंक्रीज कर दिया है। एटलीस्ट 4 मेंबर्स शैल बी विमेन। इसी तरीके से जेंडर इम्बैलेंस को सही करने के लिए, क्योर करने के लिए विमेन को भी मेंबर्स बनाया गया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। सो इन गाइडलाइंस के थ्रू कोड ऑफ एथिक्स पे जोर दिया जाएगा। सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी विमेन के लिए, माइनर्स के लिए। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होगी क्योंकि अब आरटीआई एक्ट के अंदर भी आता है ये स्पोर्ट्स बोर्ड। एंड नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल फॉर फेयर इलेक्शंस के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल भी बनाया जाएगा। सो फाइनली एक डुअल इंस्टीट्यूशनल पिलर्स बना दिए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए एंड नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल, ताकि डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन को स्ट्रीमलाइन कर सके। तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया, एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल हो गया। सेकेंडली बीसीसीआई को इंटीग्रेट कर दिया। वैसे बीसीसीआई का नेचर और स्टेटस अभी भी ऑटोनॉमस है, लेकिन अब अगर कोई ग्रीवियंस है तो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल के अंदर जाएगी और बीसीसीआई विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट। नेक्स्ट, एथलीट के एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया है कि एथलीट सेंट्रिक पॉलिसीज बनाई जाए, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को बढ़ाया जाए, जेंडर इम्बैलेंस को क्योर किया जाए और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस हो। जिस तरीके से पहले नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2007 में आई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस किया जाए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये बिल सही डायरेक्शन लगता है जिसमें बीसीसीआई को भी इंक्लूड कर लिया गया है, या फिर बीसीसीआई जो एटलीस्ट 40% ऑफ द प्रॉफिट्स बेसिकली आईसीसी के अंदर जमा कराती है, क्या ये बीसीसीआई को इंक्लूड करना सही नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।